राज, अक्षत और कबीर तीनों स्टडी रूम में होते हैं। राज अक्षत को बताता है कि शिवान और आर्यन को उसका बाप हमारे बेसमेंट पे हमला करके वहां से ले जाता है और उसके सभी साथियों को भी मार दिया था। अक्षत राज की बात सुन के कुछ नहीं बोलता और चुपचाप किसी सोच में गुम हो जाता है। उसे यूं चुप देख के कबीर बोलता है, क्या सोच रहा है तू? ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कि हमारी इन्फॉर्मेशन विशाल के पास पहुंची कैसे। अक्षत आगे बोलता है, इतनी टाइट सिक्योरिटी को तोड़ना आसान नहीं है जब तक कोई अंदर का आदमी उनके साथ ना मिला हो। लेकिन अगर किसी ने उसकी मदद की है तो है कौन? ये नया दुश्मन है कौन? अक्षत की बात सुन के कबीर और राज भी सोच में पड़ जाते हैं। हमारा सिक्योरिटी सिस्टम तो सिर्फ एक ही इंसान ब्रेक कर सकता है हमारे अलावा। कबीर को सोचते हुए बोलता है, इसका मतलब वो जिंदा है? राज बोलता है। दोनों अक्षत की ओर देखते हैं जिसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। उसको मुस्कुराता देख के कबीर उसके पास जाता है और अपनी नम आंखों से उसकी ओर देख के बोलता है, क्या मेरा छोटा भाई जिंदा है? क्या मिहिर जिंदा है? अक्षत कुछ नहीं बोलता और उसके कंधे पे हाथ रख देता है और कबीर को गले लगा लेता है। कबीर भी उसके सीने से लग के रोने लगता है। थोड़ी देर में वो शांत होता है और आगे बोलता है, अगर वो जिंदा है तो है कहाँ और इतने दिन से कहाँ है? हमारे सामने वह क्यों नहीं आया? क्या उसे एक बार भी मेरी या फिर डैड की याद नहीं आई? ये तो मैं नहीं जानता कि मिहिर कहाँ है। मैं पता लगा रहा हूँ, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि मिहिर जिंदा है। अक्षत कबीर की बातों का जवाब देते हुए बोलता है। अक्षत की बात सुन के कबीर और राज दोनों की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन अक्षत, तुम्हें कैसे पता कि मिहिर जिंदा है? क्योंकि हम सबने उस हादसे को अपनी आंखों से देखा था और उसमें कोई नहीं बचा था, ना मिहिर और ना ही वो। राज पूछता है। अक्षत कुछ सोचते हुए बोलता है, याद करो कि कुमकुम, छाया और जिया का किडनैप कैसे हुआ? किसी ने उनका फ़ोन हैक किया था, जबकि ये करना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि मैंने खुद उन तीनों के फ़ोन में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाई थी जो उनको कोई भी ब्रेक ना करे या फिर सॉफ्टवेयर को पासवर्ड से ओपन ना करे। तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता है। रही बात पासवर्ड की, तो वो सिर्फ हम तीनों के अलावा मिहिर ही जानता है। बस मुझे ये समझ ही नहीं आया है कि आखिर मिहिर ने उनका फ़ोन हैक करके इन्फॉर्मेशन शिवान को क्यों दी। आखिर वो करना क्या चाहता है, ये तो अब मिहिर ही बता सकता है। कबीर बोलता है, लेकिन मिहिर का मिलना भी तो जरूरी है उसके लिए। राज बोलता है, मुझे पता है कि वो अगर जिंदा है तो कहाँ होगा। कबीर कुछ सोचते हुए बोलता है, ठीक है तो चलो अभी उसके पास चलते हैं और उसके कान के नीचे दो लगाते हैं। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी नौटंकी करने की। राज बोलता है, नहीं हम नहीं जाएंगे, वो खुद ही यहाँ आ जाएगा। अगर वो छुप रहा है तो ज़रूर कोई वजह होगी और मुझे तो लगता है
वो अभी भी हम पे नज़र रखे होगा। सीसीटीवी हैक करके रखे होंगे उसने। राज थोड़ा सा गुस्से से बोलता है। तभी उन तीनों के फोन में एक साथ मैसेज की रिंगटोन सुनाई देती है, जिसमें लिखा था, आपका ये कमीना भाई आपकी शादी में डांस करने जरूर आएगा भाई। लव यू ऑल। वैसे भाभियाँ बहुत हार्ट हैं यारो। एसएमएस को पढ़ के सबके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। सब एक साथ बोल पड़ते हैं, ये नहीं सुधरेगा। वहीं उस घर में मीर अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए बैठा था और अक्षत के फार्म हाउस की स्टडी रूम की सारी खबर ले रहा था। उसके पेज पर एक छोटी सी स्माइल थी। बस एक बार ये पता चल जाए कि मेरी जान कहाँ है, मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा भाई। मैं भी आप सबको बहुत ही मिस करता हूँ। मिही नम आंखों से बोलता है। वहीं मानवी इंडिया आ चुकी थी। उसने एक कैब बुक करी और वह अपने फ्लैट के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में वो फ्लैट पे जाकर उसको अच्छे से चेक करती है और फिर अपने लगेज सेट करके खाना खा के सो जाती है, जो उसने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। वहीं विशाल अपने दोनों लाल पीलों को उसी अंडरग्राउंड बेस में ले जाता है और उन दोनों की हालत कुछ ऐसी थी कि वो अपनी मौत की भीख मांग रहे थे, लेकिन उन्हें वो भी बिल्कुल भी नसीब नहीं हो रही थी। डॉक्टरों को डराकर उन दोनों का ट्रीटमेंट करवाया जा रहा था। अपने दोनों बेटों की हालत देख के विशाल के तो जैसे तन बदन में आग ही लग रही थी। उसने तो कहा अपने बेटों को अंडरवर्ल्ड का बॉस बनाने की सोची थी, कहाँ वो आज मरने के कगार पे थे। 3 मामूली से लड़कों ने मिलके उनके दोनों बेटों की हालत ही खराब कर दी थी। यही सोच के उनका दिमाग खराब होता जा रहा था। बात उसकी ईगो पे आ गई थी। विशाल अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अपने रूम में चला जाता है, जिसकी मखमली बेड पे एक लड़की बेहोशी की हालत पर लेटी हुई थी, जो कि विशाल के आदमी ने उसे जबरदस्ती उठा के लाए थे। उस लड़की को देख के विशाल के अंदर का जाग जाता है और वो डोर नॉक करके उस लड़की की ओर बढ़ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बॉस यानी कि मीर भागता हुआ अपने फार्म हाउस पर जाता है। उसने अब भी खुद को पूरी ही तरह से कवर करके रखा था कि कोई भी उसे पहचान ना सके। मीर भागता हुआ मीरा के रूम में जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बोला था कि मीरा को होश आ चुका है। मीर जब उस रूम में जाता है तो मीरा अपनी आधी खुली आंखों से सब देख रही थी। शायद मिहिर को पहचानने की वह कोशिश कर रही थी। डॉक्टर मीरा को चेक कर रहे थे। वो उसे एक इंजेक्शन देते हैं, जिससे मीरा फिर से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर मिहिर को बाहर आने का इशारा करते हैं। डॉक्टर मिहिर को बोलते हैं, सर होश आ गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अभी मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, जिससे उसके दिमाग पे ज़्यादा असर ना हो और उनकी तबीयत फिर से ख़राब ना हो। अभी उन्हें रेस्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कल सुबह तक वो फिर से होश में आ जाएंगी। डॉक्टर इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। वहीं मिहिर की आंखों में एक ना बयान करने वाली खुशी थी और साथ ही एक अनचाहा डर भी। अब तो मिहिर को सिर्फ और सिर्फ कल सुबह का इंतजार था, जब मीरा अपनी आंखें खोलेगी
और उसके सवालों के जवाब देगी। सिंघानिया और मल्होत्रा फैमिली वापस दिल्ली आ चुकी थी। सबको घर छोड़ के तीनों लड़के अपने अपने ऑफिस में चले जाते हैं और वहीं तीनों लड़कियां आज फिर से अपनी शादी की शॉपिंग करने की प्लानिंग करती हैं, या ये बोलें कि अपने प्यारे पतियों को कंगाल करने की प्लानिंग। आज अक्षत के ऑफिस में निकिता भी आई हुई थी उस प्रोजेक्ट को डिस्कशन करने के लिए। निकिता डोर नॉक करती है और अक्षत उसे अंदर आने को बोलता है। अक्षत ने इस वक्त ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी जिसकी उसने स्लीव्स को फोल्ड करके रखा हुआ था। निकिता को एक नज़र देख के वो फिर से अपने काम में लग जाता है। काम करते हुए उसकी पर्सनालिटी और भी ज़्यादा गजब लग रही थी। उसकी ब्लू आइज किसी को भी हिप्नोटाइज करने के लिए काफ़ी थी। निकिता काफ़ी देर तक उसको यूं ही खोए हुए देखती रहती है। अक्षत को भी इस बात की खबर थी। कुछ देर तक तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब उससे और कंट्रोल नहीं होता है तो वह बोल पड़ता है। मिस निकिता, आप यहाँ काम करने आई हैं या मुझे ताड़ने? अगर आपका घूरना हो गया हो तो आप काम भी कर सकती हैं, लेकिन अगर ना हुआ हो तो आप जा सकती हैं। और वैसे भी मैं पहले ही आपको ये बोल चुका हूँ कि ये प्रोजेक्ट राज हैंडल करेगा, लेकिन फिर भी आप मुंह उठाकर ही मेरे केबिन में घुसी चली आती हैं। क्या आपके पास कुछ ज़्यादा ही इज्जत है क्या हर बार अपनी बेइज्जती करवाने को? अक्षत की बात सुन के निकिता को तो बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर एक झूठी सी स्माइल रखते हुए सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाती है। बाहर निकल के वो कुछ देर तक अक्षत के केबिन को घूरती है और उसके बाद राज के केबिन की ओर बढ़ जाती है। वहीं मानवी कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाती है क्योंकि उसे अब यहीं रहना था और अपने मिही को भी ढूंढना था, तो उसे काम भी करना था। उसके लिए उसे एनर्जी भी तो चाहिए थी, इसलिए वो शॉपिंग के लिए निकल जाती है। मानवी रोड में सामान लेके वापस अपने फ्लैट पर जा ही रही थी कि एक साथ बहुत सारी गाड़ियां सड़क पे धूल उड़ाती हुई आ रही थी। वहीं एक प्यारा सा पपी सड़क पर फंसा हुआ था। मानवी उसको बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसे तो बचा लेती है, लेकिन मानवी गाड़ी की टक्कर से साइड से गिर जाती है। मानवी को काफ़ी चोट लग जाती है। उस गाड़ी से ड्राइवर जल्दी से बाहर आता है और मानवी को चेक करके अपनी मैडम को जाके बता देता है। ये कार कुमकुम की ही थी और जल्दी से जाकर ड्राइवर की हेल्प से मानवी को उठा के हॉस्पिटल लेके चली जाती है। कुमकुम मानवी को हॉस्पिटल लेके आती है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आके कुमकुम को बोलते हैं कि देखिए वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। उसको उनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। बाकी सब कुछ नॉर्मल है, बस उनके सिर की चोट काफ़ी गहरी है, तो ध्यान रखिएगा। डॉक्टर की बात सुन के कुमकुम अपना सिर हाँ में हिला देती है। उसने अब तक अक्षत को भी कॉल करके बता दिया था और वो भी हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। छाया और जिया कुमकुम के साथ नहीं थीं, तो उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अक्षत हॉस्पिटल आता है
और सीधे ही मानवी के वार्ड की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे बॉडीगार्ड्स ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। अक्षत को कुमकुम दिखाई देती है, जो कि वह काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। अक्षत को देखते ही कुमकुम जल्दी से उसके पास जाकर उससे लिपट जाती है। अक्षत कुमकुम के सर को धीरे धीरे से सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अक्षत से दूर होती है तो अक्षत उसे वहीं बेंच पे बैठाकर डॉक्टर से मिलने के लिए चला जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि मानवी खतरे से बाहर है, बस उसे प्रॉपर केयर और रेस्ट की ज़रूरत है और उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। थोड़ी देर में मानवी को भी होश आ चुका था और कुमकुम उसके पास बैठकर उससे बातें कर रही थी। कुमकुम की तो डर से हालत खराब हो रही थी कि पता नहीं मानवी कैसा रिएक्ट करेगी। लेकिन मानवी के हम्बल नेचर की वजह से अक्षत के आने तक तो कुमकुम की गर्ल्स गैंग में मानवी की भी एंट्री हो चुकी थी। अक्षत डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा के कुमकुम के पास आता है, लेकिन कुमकुम तो वार्ड के अंदर बैठ के अपनी न्यू फ्रेंड के साथ गप्पे मार रही थी। अक्षत अंदर जाता है और कुमकुम से बोलता है, ये अब ठीक है, हम इन्हें इनके घर छोड़ सकते हैं। अक्षत ने अभी तक मानवी को नहीं देखा था, लेकिन अक्षत को देखकर मानवी की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो धीरे से बोलती है, अक्षत। सामने से एक जानी पहचानी आवाज़ सुन के अक्षत अपनी नज़रें उठाकर देखता है तो सामने मानवी को देख के वो वहीं पर ही जम जाता है। आज इतने वक्त के बाद मानवी को देखकर अक्षत की भी आंखें नम हो जाती हैं और वो उसे आगे बढ़ के गले से लगा लेता है। वहीं कुमकुम बस आंखें फाड़े उन दोनों को ही देखे जा रही थी कि ये हो क्या रहा है। अक्षत मानवी से दूर होता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है, जान, तुम ठीक तो हो ना? तुम इतना टाइम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अक्षत की बात सुन के मानवी मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे इन सवालों के जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगी। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा ये पत्थर दिल कभी धड़केगा। मानवी और अक्षत की बात सुन के कुमकुम शॉक्ड पे शॉक्ड लगे जा रहे थे, क्योंकि उसने अपने छोटे से दिमाग के घोड़े दौड़ा के ये सोच लिया था कि मानवी अक्षत की गर्लफ्रेंड है और ये सोच के ही उसकी आंखें पनीली हो चुकी थीं। पर हमारी कुमकुम मैडम को कौन समझाए, जो हमेशा दिखे वो सच नहीं होता है। वार्ड से बाहर चली जाती है। अक्षत उसकी जलन उसके चेहरे से ही समझ जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच के वो वहीं रुक जाता है और मानवी को कुमकुम के बारे में बताता है। थोड़ी देर में वार्ड का डोर ओपन होता है और कुमकुम को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि अक्षत मानवी को अपनी गोद में उठाकर बाहर की ओर आ रहा था। अब तो कुमकुम की आंखों से बाढ़ ही आ जाती है। उन दोनों को वहीं छोड़कर बाहर आ जाती है। कुमकुम को जाता देख मानवी उसे रोकने के लिए अक्षत को बोलती है, लेकिन वो भी आज कुमकुम को सताने पे था, इसलिए उसके पीछे नहीं जाता। थोड़ी देर में पार्किंग में आते हैं तो कुमकुम पहले ही ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। अक्षत मानवी के साथ पीछे की ओर बैठ जाता है।
वो मिरर में कुमकुम का गुस्से से लाल टमाटर के जैसे चेहरा देखकर बस मन ही मन मुस्कुराया जा रहा था। वहीं कुमकुम अपने मन में अक्षत को नए नए अवार्ड से सम्मानित कर रही थी, जो कि इस तरह से थे। वैसे तो बड़ा ही ब्रह्मचारी बना फिरता है, तो आज क्या हुआ इसको? मेरे साथ तो कभी इतने अच्छे से बात नहीं करता, और मानवी को तो गोद में उठा लिया। मुझे गोद में उठा ले तो इसके पैरों पर ही मोच आ जाती है। मैं तो हाथी का बच्चा हूँ, और मानवी तो उनकी गुलाब की कली है। कुमकुम अपने मन में बस बोले ही जा रही थी। वहीं अक्षत उसके चेहरे के बनते और बिगड़ते हुए भावों को देखकर बस मुस्कुराए जा रहा था। कुमकुम को तंग करने के लिए वो पूरे रास्ते उससे कोई बात नहीं करता, लेकिन मानवी से मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। घर आने पे कुमकुम कार के रुकते ही गेट खोलकर अंदर की ओर चली जाती है। वहीं उसको जाते देख अक्षत के फेस पर एक लंबी चौड़ी सी स्माइल थी। मानवी उसकी स्माइल देखकर उसके कान पकड़ के बोलती है, तुम तो ऐसे नहीं थे, फिर क्यों उसे बेवजह सता रहे हो? कितनी प्यारी है वो। मानवी की बात सुन के अक्षत जवाब देते हुए बोलता है, कभी कभी थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती है, वरना ज़्यादा मीठे से डायबिटीज हो जाती है। उसके बाद वो भी अंदर चले जाते हैं। घर के सब लोग मानवी को देख के सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ सबकी आंखों में खुशी के आंसू भी थे। थोड़ी देर सबसे बातें करने के बाद मानवी को रेस्ट करने के लिए सना जी कुमकुम के साथ उसे रूम में भेज देती हैं। मानवी को रूम में छोड़ के कुमकुम भी अपने रूम में आ जाती है, और वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए बिना देखे ही सीधा वॉशरूम में घुस जाती है। उसे तो कोई होश ही नहीं था कि उसका बेशरम पति वहीं है और वह शावर ले रहा था। कुमकुम को वहां देखकर अक्षत उसे ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। कुमकुम जैसे ही शावर लेने के लिए शावर चैम्बर में जाती है, उसकी डर से ही चीखें निकल जाती हैं, और वह खुद को कवर करने के लिए इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले ही अक्षत उसकी कमर पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है। कुमकुम अपने दोनों हाथों से खुद को कवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस कहाँ कहाँ ले जाए दो हाथों को। वो शर्म से अपनी नज़रों को झुका लेती है, लेकिन नीचे का नज़ारा देखकर वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और पलट जाती है। अक्षत उसकी हरकतें देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। वो धीरे से कुमकुम के कंधे पर झुकता है और उसके कान में अपनी गर्म सांसों को छोड़ते हुए बोलता है, बीवी शर्माना बंद करो। ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो मैंने तुम्हारा देखा ना हो, और जहाँ तक मुझे याद है तुमने तो मेरी पूरी बॉडी को अच्छे से स्कैन किया है। अक्षत की बेशर्म भरी बातें सुन के कुमकुम का तो मन कर रहा था कि वो उस आदमी के मुंह में फेविक्विक डाल के जिससे वो कुछ बोल ही ना पाए। अक्षत उसे परेशान करने के नए नए मौके बस खोजता था, लेकिन आज तो उस पर ऊपर वाला भी उस पे मेहरबान हो गया था। कुमकुम की आंखें लगभग बाहर आने को हो गई थी, और अक्षत का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती,
लेकिन अक्षत उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ के ऊपर कर लेता है। अक्षत कुमकुम को अपने आप से चिपका के उसे थोड़ा ऊपर उठाकर उसे किस करने लगता है। कुमकुम भी अपने हाथों को उसके गले से लपेटकर उसका पूरा साथ देने लगती है। अक्षत की किस समय के साथ वाइड होती जा रही थी। थोड़ी देर में कुमकुम को सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसके होठों को छोड़कर उसके गले पर आ जाता है। कुमकुम को सिसकियाँ पूरे बाथरूम में सुनाई देने लगती हैं। अक्षत कुमकुम को अपने प्यार का एहसास करवा रहा था और कुमकुम भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से डूबे हुए थे। थोड़ी ही देर में वो दोनों शावर लेकर बाहर आ जाते हैं और फिर अपने कपड़े पहन के सबके पास हॉल में चले जाते हैं। कुमकुम अभी भी अक्षत से नाराज थी, कुछ कल रात के लिए तो कुछ अपनी जलन की वजह से, और अक्षत से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। कबीर और राज को भी अभी तक मानवी के बारे में पता चल गया था। वो तीनों स्टडी रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। अब तक तो मिहिर को पता चल गया होगा कि मानवी हमारे साथ है, फिर वो अभी तक सामने क्यों नहीं आया है। राज उन दोनों की ओर देखते हुए बोलता है। तभी उन तीनों के फ़ोन पे बिप की आवाज़ आती है तो तीनों के फ़ोन पर मिहिर का ही मैसेज था जिसमें लिखा था, अपनी जान से मिलने को तो हम भी तड़प रहे हैं, लेकिन इतनी रूखी सूखी एंट्री वो भी मेरी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कल आप तीनों की हल्दी है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथ मैं भी शादी कर लूँ, मेरे पैसे भी बचेंगे। आ रहा हूँ कल आप तीनों को हल्दी लगाने और अपनी दुल्हन को अपने रंग में रंगने। थोड़ी ही देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए डिनर कर रहे थे। अक्षत कुमकुम को जलन महसूस करने के लिए मानवी से फ्लर्ट पर फ्लर्ट कर रहा था। कभी उसकी प्लेट में खाना डालता तो कभी उसके होठों पे लगे खाने को साफ करता, लेकिन उस बेचारे को कहाँ पता था कि अब उसका खाना मुंह से बाहर ही आने वाला है। अचानक से अक्षत को खांसी आ जाती है और उसकी पकड़ उसके होठ पर कस जाती है और उसकी आंखों में दर्द उतर आ जाता है, क्योंकि कुमकुम ने उसके हार्डनेस को पकड़ के कस के दबा दिया था। अक्षत कुमकुम की हरकत से पानी पानी हो रहा था। भले ही मर्द है, लेकिन शर्म तो सबको ही आती है। वो इधर से उधर देख रहा था कि कोई देख तो नहीं रहा है ना। बेचारा ना कुछ बोल पा रहा था ना ही छुपा रहा था। वो धीमी आवाज में कुमकुम की ओर मुड़ के हौले से बोलता है, बीबी क्यों मेरे दिल का तेल ख़त्म करने में तुली हुई हो? अगर इसे कुछ हो गया ना तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा, क्योंकि अभी तो मुझे तुम्हारे साथ 1 दर्जन बच्चे भी पैदा करने हैं, और अगर अगले 1 सेकंड में तुमने अपने हाथ को नहीं हटाया और मेरी बुलेट को नहीं छोड़ा तो मेरा हाथ भी कहीं और ही चला जाएगा, और मुझे लगता है कि तुम सबके सामने खुद को 1 सेकंड तक नहीं कंट्रोल कर पाओगी। अक्षत की धमकी को सुन के कुमकुम जल्दी से अपना हाथ को हटा लेती है और अक्षत एक चैन भरी सांस लेता है। थैंक यू दोस्तों कल के कमेंट के लिए। आज के लिए बस इतना है, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय।
दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।